नमस्कार, YouTube के इस मंच पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस मंच के माध्यम से हिंदी साहित्य के विविध स्वरूपों पर बातचीत करने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। आज हम जिस टॉपिक को लेकर चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं, वह टॉपिक है विविध परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हिंदी साहित्य से संबंधित प्रश्न, जो कहीं न कहीं ज़रूरतमंद भी हैं और विविध परीक्षाओं की दृष्टि से आवश्यक भी हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम साहित्य के विविध स्वरूपों पर अध्ययन करने के लिए यहाँ उपस्थित होते हैं। आपको बताते चलें कि हम इस चैनल के माध्यम से हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसके अंतर्गत आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल तथा आधुनिक काल के विविध स्वरूपों, जो विविध विधाएँ हैं, उन पर बातचीत करने के लिए यहाँ एक-एक टॉपिक को उठाएँगे। साथ ही हिंदी व्याकरण, हिंदी व्याकरण के बाद हिंदी भाषा और काव्य शास्त्र के विविध स्वरूपों पर भी बातचीत करेंगे। काव्य शास्त्र में हम भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र पर भी एक-एक करके बातचीत रखेंगे और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न आप तक बने हैं या पूछे जाते रहे हैं, उस पे विस्तार पूर्वक हम बातचीत यहाँ करेंगे। ये प्रश्न निश्चित तौर पर परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण तो होंगे ही, साथ ही साथ किसी भी टॉपिक को समझने, जिस टॉपिक पर बात की जाएगी, उस टॉपिक को समझने में भी आप सबको लाभ पहुँचाएगी। खास बात यह है कि ये प्रश्न यूपी, टीजीटी, पीजीटी या असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षाएं हैं उससे जुड़े होंगे, या राजस्थान जो पीजीटी है या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, या हरियाणा पीजीटी असिस्टेंट प्रोफेसर की जो परीक्षा होगी, या बिहार की जो पीजीटी की परीक्षा होगी, उन सभी का मिश्रण यहाँ पर आपको एक साथ देखने को मिलेगा। ये प्रश्न आप सबको विविध जो परीक्षाएँ हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की स्टेट की परीक्षा हो, या पीजीटी की परीक्षा हो, या टीजीटी की परीक्षा हो, या असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा हो, उसमें लाभ तो पहुँचाएगी ही, साथ ही साथ यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होती है, उसके लिए भी यह लाभदायक बन सकेगी। प्रश्नों की इस श्रृंखला में एक खास बात यह भी है कि प्रश्नानुसार जब बातचीत की जाएगी, तो वहाँ जैसी आवश्यकता होगी या जैसे प्रश्न की माँग होगी, उन प्रश्नों पर काफ़ी विस्तार पूर्वक चर्चा भी की जाएगी, ताकि उस प्रश्न को समझने या उससे जुड़े किसी भी परेशानी का समाधान करने हेतु आपको कोई दिक्कत न हो सके। इसी उम्मीद के साथ कि आने वाली जितनी भी परीक्षाएँ हैं, उनसे आपको जूझने या उनसे आपको अपने आप को तैयार करने में कोई समस्या उत्पन्न ना हो, इसी उम्मीद से आज हम जिस टॉपिक को लेकर आप सबके समक्ष उपस्थित हैं, वह है काव्य शास्त्र, और उसमें भी भारतीय काव्य शास्त्र। भारतीय काव्य शास्त्र से संबंधित जितने प्रश्न बनेंगे, जितने प्रश्न अभी तक पूछे गए हैं, या संभावित तौर पर जितने प्रश्न हो सकते हैं, उन सबको हम यहाँ एक-एक करके विधिवत देखते हैं और समझते हैं कि इससे कैसे-कैसे प्रश्न बन सकते हैं या बनने की संभावना रही है। आइए सभी प्रश्नों को देखें। इससे पहले एक निवेदन कि यदि आप इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आशा है कि आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे तथा शेयर भी करेंगे, ताकि ज़रूरतमंद दोस्तों तक इसकी पहुंच बन पाए। आइए हम सीधे स्क्रीन पर चलें और वहां प्रश्नों की जो श्रृंखला हम प्रस्तुत कर रहे हैं, उस पर बातचीत करें और उसे समझने की कोशिश करें। सबसे पहले जो पहला प्रश्न है, वह उसको देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? प्रश्न फिर से एक बार सुने, काव्य संप्रदायों का सही विकास क्रम क्या होगा? पहला ऑप्शन है रस, ध्वनि, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति तथा औचित्य। बी ऑप्शन है रस, अलंकार, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। सी जो ऑप्शन है वो है अलंकार, रस, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य। डी जो ऑप्शन है वह है रस, रीति, ध्वनि, अलंकार, वक्रोक्ति, औचित्य।
आपको बताना है कि इसमें से सही उत्तर कौन सा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काव्य संप्रदायों के क्रम में जिस पहले संप्रदाय का जिक्र होता है वह है रस, उसके बाद अलंकार, फिर रीति, तीसरे चौथे स्थान पे है वक्रोक्ति, उसके बाद ध्वनि और फिर औचित्य। तो इस तरीके से जो बी ऑप्शन है वह सही होगा। इसका स्पष्टीकरण हम देख लेते हैं। स्पष्टीकरण में ये बात रखी गई है कि संस्कृत काव्य शास्त्र का इतिहास भरत मुनि जो 200 ईसा पूर्व के समय कहीं ना कहीं वर्तमान थे से प्रारंभ होता है। ये रस संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। आचार्य भामा अलंकार के आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ में बौद्ध दार्शनिक सिद्धांतों से अपना परिचय दिखलाया है। इस आधार पर भी इनको 5वीं-6वीं शताब्दी के मध्यकाल का ठहराया जाता है। संस्कृत के काव्य शास्त्रियों में वामन का विशिष्ट स्थान है। उन्होंने रीति को काव्य की आत्मा माना है और साहित्य जगत में रीति संप्रदाय नामक एक नवीन संप्रदाय को जन्म दिया है। आचार्य बलदेव उपाध्याय के मतों में वामन का समय 800 ईस्वी के आसपास रखा जाना चाहिए। कुंतक काव्यशास्त्र के इतिहास में वक्रोक्ति जीवितकार के रूप में प्रसिद्ध है। इनको 10वीं शताब्दी ईस्वी के अंतिम भाग में रखा जाता है। आनंदवर्धन को ध्वनि संप्रदाय का प्रवर्तक और जन्मदाता माना जाता है। इनका समय 9वीं शताब्दी ईस्वी का मध्य भाग सुनिश्चित किया गया है। वहीं औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य क्षेमेंद्र जी हैं। तो इस तरीके से पहले जो प्रश्न है उस प्रश्न में जितने भी काव्य संप्रदाय हैं उन काव्य संप्रदाय के जो एक एक आचार्य हैं, चाहे वो रस के भरत मुनि हो, अलंकार के भामा हो, रीति के वामन हो, वक्रोक्ति के कुंतक हो, ध्वनि के आनंदवर्धन हो, चाहे औचित्य के क्षेमेंद्र हो, सभी पर एक एक नजर हमने देखा और बातचीत भी किया। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है काव्य का सर्वस्व कहा गया है। यह पीजीटी परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है? तो आप सब जानते हैं कि काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है। इसका उत्तर है सी, काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। अलंकारवादियों ने अलंकार को काव्य का सर्वस्व कहा है। भामा ने अपने काव्यालंकार नामक ग्रंथ में केवल अलंकार को ही काव्य की आत्मा सिद्ध करते हुए उसका विस्तृत विवेचन किया है। भामा के उपरांत दंडी, उद्भट और रुद्रट ने काव्य जो अलंकार है विवेचन है उसको और भी अधिक पुष्ट करके विस्तृत पूर्वक इसकी व्याख्या की है। तो इस तरीके से जो दूसरा प्रश्न है कि काव्य का सर्वस्व किसे कहा गया है, तो हम समझ सकते हैं कि काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है। तीसरा प्रश्न है औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है? औचित्य औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर आप सब बताएं। तो इसका उत्तर है आचार्य क्षेमेंद्र। आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य सिद्धांत दिया। औचित्य सिद्धांत को देते समय उन्होंने ही बताया था कि औचित्य काव्य की आत्मा के रूप में स्वीकार की जाती है। स्पष्टीकरण देखते हैं। औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य क्षेमेंद्र हैं। आचार्य क्षेमेंद्र ने काव्य में रस को महत्वपूर्ण माना, परंतु उनका विचार था कि औचित्य के अभाव में रसानुभूति असंभव है। इसी कारण उन्होंने औचित्य को सर्वाधिक महत्व देते हुए ही काव्य की आत्मा माना। औचित्य रस सिद्ध स्थिर काव्य जीवितम, अर्थात औचित्य रसपूर्ण काव्य का स्थिर जीवन होता है। अपने विचारों को अधिक स्पष्ट करते हुए उन्होंने लिखा है कि औचित्य के द्वारा रस और अधिक आस्वादनीय बनकर सहृदय में व्याप्त हो जाता है। मधुमास जैसे अशोक को अंकुरित कर देता है, उसी प्रकार यह भी भावुक हृदय को अंकुरित कर देता है। मधुर आदि रसों को चतुराई से मिलाने पर जिस प्रकार एक विचित्र आस्वाद उत्पन्न होता है, उसी प्रकार श्रृंगार आदि रसों को परस्पर समन्वित करने पर एक विलक्षण रसानुभूति होती है। इस प्रकार आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य पर पर्याप्त बल दिया। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक के रूप में उन्हें एक महती आचार्य के रूप में जाना जाता है।
क्षेमेंद्र ने औचित्य को इस प्रकार परिभाषित किया है, अनुरूप वस्तुओं के योग को आचार्य ने उचित माना है एवं उचित के भाव को औचित्य कहते हैं। औचित्यम प्राहुराचार्य सदृश्य किम यस्य यतः उचितस्य च यो भावः तदौचित्य प्रच्यते। इस प्रकार से औचित्य सिद्धांत पर एक विस्तृत पूर्वक जानकारी हम लोग यहाँ उपस्थित करते हैं। तो यहाँ पर जो तीसरा प्रश्न था कि औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित करने वाले आचार्य कौन है, तो हम जान सकते हैं यहाँ पर कि आचार्य क्षेमेंद्र ने औचित्य को काव्य की आत्मा के रूप में स्थान दिया। चौथे प्रश्न पर चलते हैं। औचित्य संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? अभी हम लोगों ने देखा भी था। तो इसके जो आचार्य हैं, जो प्रस्थापक आचार्य हैं, वो है क्षेमेंद्र जी। पांचवा प्रश्न है, ध्वनि को काव्य की आत्मा मानकर ध्वनि संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया है? तो इसका जो उत्तर है वह है ऑप्शन डी, आनंदवर्धन ने। इसके स्पष्टीकरण को देख लेते हैं। भारतीय काव्य शास्त्र में विभिन्न सिद्धांतों या संप्रदायों का जन्म काव्य की आत्मा की खोज से जुड़ा हुआ है। ध्वनि सिद्धांत भी काव्य की आत्मा का अनुसंधान करने वाला सिद्धांत है। उसका केंद्र बिंदु है काव्यस्य आत्मा ध्वनि, अर्थात काव्य की आत्मा ध्वनि है। ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आनंदवर्धन माने जाते हैं। उनकी मान्यताएं ध्वन्यालोक में उपलब्ध हैं। ध्वनि तत्व के विरोधी श्री भट्ट आनंदवर्धन के समकालीन थे। मुकुल, भट्टनायक, कुंतक, धनंजय, महिम भट्ट आदि ध्वनि के विरोधी आचार्य थे। ध्वनि की परंपरा आनंदवर्धन से पूर्व भी विद्यमान थी। अलंकारवादी आचार्यों ने ध्वनि शब्द का प्रयोग नहीं किया, फिर भी अनेक अलंकारों के लक्षणों अथवा उदाहरण में स्पष्ट अथवा प्रकारांत से ध्वनि के संकेत मिल जाते हैं। आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत की प्रथम बार व्यवस्थित व्याख्या की, किंतु उनका प्रबल विरोध हुआ। बाद में आचार्य मम्मट ने अपने विवेचन द्वारा ध्वनि सिद्धांत की पुनः स्थापना की। ये कश्मीर के महाराज अवंती वर्मा के आश्रित कवि थे। इससे संबंधित एक अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि ध्वन्यालोक के अतिरिक्त आनंदवर्धन के और भी ग्रंथ हैं, जैसे देवी शतक, अर्जुन चरित, सविक्रमवाण लीला, विनिश्चय टीका, विवृत्ति और तत्वालोक। ये उनसे जुड़े जो रचनाएं हैं वो यहाँ पर दिखाई पड़ती हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि ध्वनि को काव्य की आत्मा मानने वाले जो विद्वान हैं वह आनंदवर्धन। प्रश्न नंबर 6 पर चलते हैं। मम्मट किस संप्रदाय के आचार्य हैं? तो हम सब अभी देखे भी कि मम्मट ध्वनिवादी आचार्य हैं। तो इसका उत्तर होगा जो ऑप्शन बी है। माफी चाहेंगे, यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया है। ऑप्शन बी जो सी के रूप में दिखाई पड़ रहा है वह ध्वनिवादी आचार्य हैं, यानी ध्वनिवादी यहाँ पर आप कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 पे चलते हैं। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है। काव्य के विशिष्ट तत्व के रूप में ध्वनि शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? तो इसका ऑप्शन सी, आनंदवर्धन ने। प्रश्न नंबर 8 पर चलते हैं। ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य कौन है? ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक आचार्य अभी हम लोगों ने देखा भी, तो इसके संस्थापक आचार्य हैं ऑप्शन नंबर बी, आचार्य आनंदवर्धन। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसे सही देख लीजिएगा। जो ऑप्शन बी है आनंदवर्धन, वही इसके ध्वनि संप्रदाय के संस्थापक हैं। किसने ध्वनि को सर्वप्रथम काव्य आत्मा माना है? काव्य की आत्मा ध्वनि को मानने वाले आचार्य हैं, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जो आनंदवर्धन है। ये उत्तराखंड पीजीटी परीक्षा में पूछा गया है। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि आनंदवर्धन ने सर्वप्रथम ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया। ध्वनि से उनका अभिप्राय कवि अनुभूति रूप कथ्य से है, जो वाचक शब्द की अपेक्षा व्यंजक शब्दों द्वारा मार्मिकता से प्रकट होता है। यानी जो व्यंग का भाव होता है, व्यंजना का भाव होता है, अपने मूल अर्थ को छोड़कर तीसरे अर्थ की ओर व्याख्यायित करता है। उस तरह के जो भी अर्थ को व्यंजित करने वाला जो रूप है वह ध्वनि में दिखाई पड़ता है, और इसको मानने वाले आनंदवर्धन है। अगले प्रश्न पर चलते हैं, जो 10 नंबर प्रश्न है कि ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का श्रेय किसे जाता है? तो ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित करने का जो श्रेय है वो है आनंदवर्धन को। आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय को व्यवस्थित किया था।
प्रश्न नंबर 11 पे चलते हैं। जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह किसका लक्षण है? तो आप सब जानते हैं कि जो मूल अर्थ है उसे न प्रतीत कराकर तीसरे का बोध कराती है, वही ध्वनि है, यानी व्यंग के रूप में उसका प्रस्तुतिकरण देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही होगा और इसका उत्तर जो है वो ध्वनि होगा। इसके स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि जहां शब्द प्रत्यक्ष अर्थ को त्याग कर किसी और ही अर्थ की प्रतीति कराए जो उसके प्रत्यक्ष अर्थ की अपेक्षा अधिक चमत्कारपूर्ण हो, काव्य शास्त्र के अनुसार यह ध्वनि अथवा उत्तम काव्य का लक्षण है। ध्वनिकार ने इसकी परिभाषा इस प्रकार लिखी है। जहां अर्थ अथवा शब्द स्वयं को और अपने अर्थ को गौण बनाकर व्यंग्यार्थ को अभिव्यक्त करते हैं, विद्वानों के द्वारा वह ध्वनि काव्य कहा गया है। ध्वन्यालोक का खंडन करने वाले व्यक्ति विवेककार महिम भट्ट ने इस लक्षण की शब्द योजना में अनेक दोष दिखलाए हैं। अतएव मम्मट ने इसी लक्षण को शब्द भेद से इस प्रकार कहा है। विद्वानों का कहना है कि वाच्य से व्यंग्य के अधिक होने पर ध्वनि नामक उत्तम काव्य विहित होता है। अगला प्रश्न हम देखते हैं कि किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? किस आचार्य ने गुणों को रस आश्रित माना है? तो यह आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका उत्तर है डी, आनंदवर्धन ने। आनंदवर्धन ने गुणों को रस आश्रित माना है और इसका स्पष्टीकरण देते हुए यहाँ पर बताया गया है कि गुणों को रस आश्रित मानने वाले आचार्य आनंदवर्धन हैं। रीति और गुणों से संबद्ध आनंदवर्धन की मान्यताएं को जिस प्रकार परिवर्तित काव्यशास्त्र में सिद्धांत स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार गुणों और रसों के पारस्परिक संबंध की मान्यता को विद्वान आज तक उसी रूप में स्वीकार करते आ रहे हैं। तो इस तरीके से जो गुणों को रस आश्रित के रूप में स्वीकार किया है वो है आनंदवर्धन। अगला प्रश्न है, काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किसने किया है? जो काव्य का अर्थ वैज्ञानिक शुभारंभ विवेचन का शुभारंभ किया था वह है आचार्य वामन। आचार्य वामन ने काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ किया था। यह प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2000 में पूछा गया था, जो यूपी पीजीटी है उसमें पूछा गया था। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, वामन। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। वामन काव्यांगों में व्यवस्था लाने के लिए सर्वप्रथम प्रयत्न करते दिखाई पड़ते हैं। वामन के अनुसार काव्यों के द्रव्य गुण की उत्पत्ति देश विशेष से नहीं होती। वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली रीतियों का विवेचन वह काव्य गुणों की उत्कृष्टता के आधार पर करते हैं। ओज, प्रसाद, माधुर्य, सौकुमार्य, उदारता, श्लेष, क्रांति, समता, समाधि और अर्थ व्यक्ति नामक शब्द और युक्त शैली उत्कृष्टता होती है। यह एक सार्वभौमिक सत्य है। अर्थ गुणों से वामन प्रस्तुत करते हैं। इसका उदाहरण वैदर्भी रीतिपरक काव्य है। वामन ने कहा है कि जिस प्रकार रेखाओं में चित्र समा जाता है, उसी प्रकार इन रीतियों में काव्य समाविष्ट हो जाता है। वामन ने गुणों को अधिक महत्व देकर एक सीमा तक कवि की चित्तवृत्ति के योग को स्वीकार किया है। अर्थ गुणों के कवि की नूतन कल्पना को समाधि नाम से, रसों की उद्भावना क्रांति के नाम से तथा अर्थ की प्रौढ़ता ओज नाम से स्वीकार की गई है। जब तक मन स्थिर होता है तब तक पद का रखना और हटाना ही होता है। अलंकारों के विवेचन में भी वामन की दृष्टि से नवीनता मिलती है। वामन के अनुसार यमक के पश्चात सभी शब्दालंकारों को उपमा का ही प्रपंच स्वीकार किया गया है। अतः स्पष्ट है कि काव्य में अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का शुभारंभ वामन ने किया। तो इस तरह से काव्य के अर्थ वैज्ञानिक विवेचन का जो शुभारंभ था, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से काव्य को समझने और उसका विवेचन करने की जो प्रक्रिया पद्धति को शुरुआत की थी, वह आचार्य वामन थे। अगले प्रश्न पर चलते हैं। आचार्य वामन ने काव्य हेतु के स्थान पर किस शब्द का व्यवहार किया था? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, काव्यांग। यह डायट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है।
तो इसका डी ऑप्शन है काव्यांग। अगले प्रश्न में चलते हैं। 15 नंबर, निम्नलिखित में से काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? काव्य हेतु किसे नहीं माना गया है? तो आप सब जानते हैं कि प्रतिभा, अभ्यास और व्युत्पत्ति ये 3 प्रकार की काव्य हेतुएं हैं, जबकि प्रेरणा जो सी ऑप्शन है वह काव्य हेतु नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रेरणा, सी, ऑप्शन सी। इसका स्पष्टीकरण देखते हैं कि आचार्य भामन ने काव्य हेतु के रूप में 3 भेद माने हैं, प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास। दंडी ने भी शब्द भेद से इन्हें ही स्वीकार किया है। रुद्रट तथा कुंतक ने भामह की प्रतिभा के स्थान पर शक्ति शब्द का प्रयोग किया। राजशेखर ने भी शक्ति को ही मुख्य काव्य हेतु के रूप में माना है। अगला प्रश्न है, विशिष्ट पद रचना किस काव्य शास्त्रीय संप्रदाय से संबंधित है? विशिष्ट पद रचना पर बातचीत करने के लिए यहाँ पर कि कौन सा संप्रदाय उपस्थित है, तो या आप जानते हैं कि जो ऑप्शन सी है वह रीति संप्रदाय विशिष्ट पद रचना पर बातचीत करता है। रीति संप्रदाय में आचार्य वामन ने इस पर विस्तार से बात किया है। इसके स्पष्टीकरण को देख लेते हैं कि संघटना को रचना नाम से भी अभिहित किया गया है। वामन ने रीति काव्य को आत्मा माना है। उनकी दृष्टि से विशिष्ट पद रचना का नाम रीति है। विशिष्ट का अर्थ गुणात्मक है अर्थात पद रचना का वैशिष्ट्य उसकी गुणात्मकता पर निर्भर है। इस प्रकार गुणात्मक पद रचना का नाम रीति है। वामन ने रीति के वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली 3 भेद किए हैं। ओज, प्रसाद आदि समग्र गुणों से युक्त रचना को वैदर्भी रीति, ओज और कांति गुणों से युक्त रचना गौड़ी तथा माधुरी और सकुमार से युक्त रचना को पांचाली रीति कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 17, बिंब का काम है। बिंब का क्या काम है? तो बिंब का काम होता है काव्य को सजीव बनाना। यह पर दिल्ली केंद्रीय विद्यालय पीजीटी की परीक्षा में यह प्रश्न आया था कि बिंब का काम क्या होता है। तो बिंब का काम होता है काव्य को सजीव बनाना। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं। आधुनिक युग में पाठक और आलोचक कविता की सजीवता को अधिक मान्यता देते हैं। मोटे रूप में कहा जा सकता है कि आधुनिक कवि का दृष्टिकोण सौंदर्यवादी की अपेक्षा जीवनवादी अधिक है। यही कारण है कि कविता में बिंब का महत्व बढ़ गया है। ऐसा माना जाता है कि बिंब संवेदना से जुड़े होते हैं। उनकी सबसे बड़ी विशेषता इंद्रियता होती है। यही वजह है कि सुंदरता से अधिक सजीवता बिंब का प्रधान गुण है। अलंकार में सजीवता हो सकती है, लेकिन उसके प्रयोग का प्रधान उद्देश्य कविता में सौंदर्य लाना होता है। ठीक उसी प्रकार बिंब में सौंदर्य हो सकता है, लेकिन उसका काम कविता को सजीव बनाना है। बिंब कई प्रकार के होते हैं, दृश्य, श्रव्य, घ्राण, स्पर्श, स्वाद, जो 5 इंद्रियां हैं और जो कार्य उनका होता है वही हम बिंब के रूप में यहाँ देख पाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है? तो आप जानते हैं कि यहाँ पर ऑप्शन बी के रूप में जो प्रस्तुत है आचार्य क्षेमेंद्र, वह रस सूत्र के व्याख्याकार के रूप में नहीं बल्कि संप्रदाय के प्रवर्तक के रूप में जाने जाते हैं। रस सूत्र के व्याख्याकार के रूप में जिनको महती भूमिका मिलती है वह है आचार्य लोलट, भट्ट शंकुक, भट्ट नायक तथा अभिनव गुप्त। इसका स्पष्टीकरण देख लेते हैं कि भारतीय काव्य शास्त्रीय परंपरा में रस सिद्धांत पर सबसे प्रमाणित एवं चर्चित रचना भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के रूप में मिलती है। रस की निष्पत्ति का सर्वप्रथम उल्लेख इसी रचना में किया गया है। भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या में ही उत्तरवर्ती आचार्यों ने अपनी शक्ति लगाई है और उसके परिणाम स्वरूप उत्पत्तिवाद, अनुमितिवाद, भुक्तिवाद और अभिव्यक्तिवाद, इन 4 सिद्धांतों का विकास हुआ है। विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। इस भरत सूत्र में जो निष्पत्ति शब्द आया है उसके भी 4 अर्थ होते हैं। भट्टलोलट के मत में निष्पत्ति का अर्थ उत्पत्ति, शंकु के मत में अनुमिति, भट्ट नायक के जो मत में है वह भुक्ति और अभिनव गुप्त के मत में अभिव्यक्ति का ग्रहण होता है। अतः भरत मुनि के रस सूत्र के व्याख्याकार क्षेमेंद्र नहीं, परंतु क्षेमेंद्र अपने औचित्य संप्रदाय के संस्थापक के रूप में प्रसिद्ध है। इससे संबंधित जो अन्य महत्वपूर्ण तथ्य और भी दिखाई देते हैं वह यह है कि नाट्य शास्त्र नाट्य कला पर व्यापक ग्रंथ एक एवं टीका है, जिसे पंचम वेद के रूप में भी स्वीकार किया जाता है। वर्तमान नाट्य शास्त्र प्राय 6000 श्लोकों का एक बड़ा बृहद ग्रंथ है।
षट्साहयी संहिता के रूप में इसे महत्ता दी जाती है। नाट्यशास्त्र के उपलब्ध संस्करण षट्साही संहिता में 36 अध्याय है, जबकि निर्णय सागर द्वारा प्रकाशित प्रथम संस्करण में 37 अध्याय दिए गए हैं। वैसे नाट्यशास्त्र के प्राचीन टीकाकार आचार्य अभिनवगुप्त ने इसमें 36 अध्यायों का ही उल्लेख किया है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर प्रश्न थे, भरत मुनि के रस सूत्र का एक व्याख्याकार नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी जो प्रिंटिंग मिस्टेक है, आचार्य क्षेमेंद्र के रूप में यहाँ पर हम देख सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं। रस निष्पत्ति में अभिव्यक्तिवाद जो किसका मत है? तो अभी हम लोगों ने ऊपर स्पष्टीकरण में देखा भी कि जो अभिनव गुप्त है, अभिनव गुप्त का जो रस निष्पत्ति में जो सिद्धांत है वो अभिव्यक्तिवाद है। तो इसका सही ऑप्शन हो गया ए। प्रश्न नंबर 20, नाट्यशास्त्र के रचयिता कौन है? नाट्यशास्त्र के रचयिता आप सभी जानते हैं कि आचार्य भरत मुनि है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो गया ए। प्रश्न नंबर 21, नाट्यशास्त्र के प्रणेता क्या है? वही रचयिता या प्रणेता के रूप में। तो यहाँ पर सहज रूप से आप बता सकते हैं कि नाट्यशास्त्र के प्रणेता कौन है। तो जो ऑप्शन रूप में जो मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है, ऑप्शन बी के रूप में जो भरत मुनि है वही है। अगला प्रश्न है कि इनमें से भरत मुनि द्वारा विरचित ग्रंथ कौन सा है? तो भरत मुनि ने जिस ग्रंथ की रचना की है वह ग्रंथ है ऑप्शन सी नाट्यशास्त्र। ये प्रिंटिंग मिस्टेक से इधर उधर हो गया है, तो ऑप्शन सी नाट्यशास्त्र। अगला प्रश्न है कि भरत मुनि के रस सूत्र की भुक्तिवाद के आधार पर व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। तो भुक्तिवाद की व्याख्या किसने की है? तो ऑप्शन नंबर बी भट्टनायक ने की है। उन्होंने ही भुक्तिवाद या भोगवाद नामक संकल्पना दी है। अगला प्रश्न नंबर है कि रस के संबंध में भुक्तिवाद के प्रतिपादक आचार्य कौन है? तो पीछे वाले प्रश्न के जैसा ही है, तो इसके भी जो उत्तर है वह है बी भट्टनायक। अगला प्रश्न है भरत के रस सूत्र के व्याख्याकार आचार्य शंकुक का सिद्धांत कहलाता है। शंकुक ने जिस सिद्धांत को प्रतिपादित किया वह सिद्धांत अनुमितिवाद है। अगला प्रश्न है कि रस सूत्र की अनुमितिवादी व्याख्या करने वाले आचार्य हैं। तो पिछले प्रश्न के जैसा ही यह भी प्रश्न है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शंकुक। आचार्य शंकुक द्वारा रस निष्पत्ति की व्याख्या का स्वरूप है। तो उन्होंने शंकुक ने रस निष्पत्ति कर जो विवेचन करते हुए जो सिद्धांत दिया है वह है अनुमितिवाद। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर सी अनुमितिवाद। रस निष्पत्ति सूत्र की समीक्षा में अनुमितिवाद के शीर्ष मंतव्य पर आधारित है। तो इसके जो प्रणेता है वह है आचार्य शंकुक, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 29 है रस निष्पत्ति के समन्वय में भट्टलोलट का मत है। भट्टलोलट का जो मत है वह उत्पत्तिवाद। उत्पत्तिवाद का एक और नाम आरोपवाद भी है। जैसा कि आप जानते हैं कि अनुमितिवाद जो है वह भट्ट शंकुक ने दिया है, भुक्तिवाद भट्टनायक ने दिया है और अभिव्यक्तिवाद अभिनवगुप्त ने दिया है। ये रस सिद्धांत में रस निष्पत्ति को व्याख्यायित करते हुए ये अलग अलग जो सिद्धांतकार हैं, अलग अलग जो व्याख्याकार हैं, उन लोगों ने अपने मत को प्रस्तुत किया। अगला प्रश्न है भट्टलोलट द्वारा प्रतिपादित मत कौन सा है? भट्टलोलट ने जिस मत को प्रतिपादित किया था वह मत कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है ए उत्पत्तिवाद। आज हम जिन प्रश्नों को लेकर प्रस्तुत हुए ये 30 प्रश्न हैं। अगले जो इस प्रश्नों की कड़ी में अगले प्रश्नों को लेकर हम पुनः प्रस्तुत होंगे। आज यहीं पर विदा दीजिए, पुनः हम अगले क्लास में आप सबसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।